हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 जून और हम डिस्कस करेंगे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। दोस्तों हम इसकी फुल एनालिसिस करेंगे ताकि अगर किसी भी सब्जेक्ट से कोरिलेट करके क्वेश्चंस करंट से पूछता है तो हम उसको आसानी से टैकल कर पाएँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस से ताकि हम चीज़ों को आसानी से याद रख पाएँ। तो चलिए हम इसको पहले डिस्कस करेंगे। और इससे पहले दोस्तों बता दें कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। और साथ ही आप लोगों के लिए BSSC CGL 1 और 2 के प्रीवियस क्वेश्चंस को भी हमारे चैनल पे सॉल्व कराए गए हैं। इसके अलावा रीजनिंग के भी क्लासेस हैं और फिजिक्स के भी क्लासेस हैं, तो आप लोग वहाँ पे भी एक बार विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल 2022 को लॉन्च किया है? अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? अगला है, चीन और किस देश ने 10 जून 2022 को दोनों देशों के बीच पहली बार सड़क पुल का अनावरण किया है? अगला है, जून 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को समर्पित किया है? अगला है, किस देश ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला मरम्मत का अधिकार विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों फटाफट इसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो के एंड में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 15 जून 2022 के सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने जानवरों के लिए पहली बार कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो फ्रेंड्स जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कृषि मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया गया है दोस्तों। यह पहली बार है कि जानवरों के लिए कोई वैक्सीन बनाई गई है दोस्तों। और साथ ही यह कहाँ बनाई गई है? तो हिसार में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स में विकसित की गई है दोस्तों। और यह वैक्सीन जानवरों को कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समिट ऑफ अमेरिकाज के कौन से संस्करण का हाल ही में लॉस एंजल्स में शुरुआत किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है 5वां संस्करण, 7वां संस्करण, 8वां संस्करण या 9वां संस्करण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल, रिजिलिएंट एंड इक्विटेबल फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है वैश्विक पवन दिवस, वैश्विक विज्ञान दिवस, शिक्षा दिवस या महिला दिवस। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वैश्विक पवन दिवस को प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले यह कब मनाया गया था? तो 2007 में मनाया गया था पवन दिवस के रूप में, लेकिन बाद में इसे 2009 में इसका नाम बदला गया और वैश्विक पवन दिवस कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? ऑप्शन है गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात। यहाँ तो दोबारा ऑप्शन में हो गया, कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम सभी को पता है कि भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल है और इन्होंने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है दोस्तों। इन्होंने HSNC विश्वविद्यालय के पहले विशेष दीक्षांत समारोह में रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में भारत के 74वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? ऑप्शन है विदित गुजराती, राहुल श्रीवास्तव, R प्रज्ञानंद या विश्वनाथन आनंद। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के 74वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो राहुल श्रीवास्तव बने हैं अभी। यह कहाँ के रहने वाले हैं? ये तेलंगाना के रहने वाले हैं और साथ ही ये 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के। इन्होंने इटली में 9वें
कोटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव फाइट रेटिंग में 2500 एलो पॉइंट वैरियर को तोड़कर खिताब हासिल कर लिया है। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एक खिलाड़ी में 3 मानदंडों को सुरक्षित करना होता है और 2500 येलो पॉइंट्स की लाइव रेटिंग को पार करना होता है दोस्तों। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे जो कि 1988 में बने थे। देखते हैं विश्व शतरंज संघ के बारे में कुछ। यह स्विट्जरलैंड में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विभिन्न राष्ट्रीय शतरंज संघों को आपस में जोड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगियों को शासी निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके जो महासचिव हो गए या राष्ट्रपति विश्व शतरंज संघ के, तो वो है आर्कडी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित नवीन तकनीकों का लाभ उठाने के लिए रेलवे के लिए स्टार्टअप लॉन्च किया है? ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू या प्रधानमंत्री मोदी जी। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी अश्विनी वैष्णव ने भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित नवीन तकनीकों का लाभ उठाने के लिए रेलवे के लिए स्टार्टअप लॉन्च किया है दोस्तों। यह कब करा जाएगा दोस्तों? तो ये 13 जून को न्यू दिल्ली में किया गया है और साथ ही इस नीति का उद्देश्य है भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सुरक्षा में सुधार लाना और इसके साथ ही भारतीय स्टार्टअप, एमएसएमई, इनोवेटर्स और उद्यमियों द्वारा विकसित नवीन तकनीकों को भी लाभ उठाना इसका उद्देश्य है। यह नीति भारतीय रेलवे नवाचार कार्यक्रम का हिस्सा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2022 में कौन सा देश इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ऑप्शन है रसिया, ओमान, वेनेजुएला या ईरान। तो जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ रसिया इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। इसने मई 2022 में सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ दिया है और इराक के बाद दूसरा भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि भारत सरकार ने मई 2022 में 25 मिलियन बैरल रूसी तेल को खरीदा है जो कि अपने सभी तेल आयात से 16% से अधिक है। साथ ही अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है जहां 85% से अधिक आयात किया जाता है दोस्तों। रसिया के बारे में देखते हैं कुछ। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, साथ ही मुद्रा रूसी रूबल है और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। आइए अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने 13 जून 2022 को अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू में 11 दिवसीय समन्वित गश्ती कॉर्पेट की शुरुआत की है? ऑप्शन है सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत और इंडोनेशिया के द्वारा अंडमान सागर के मलक्का जल डमरू में 11 दिवसीय कॉर्पेट की शुरुआत की गई है। यह 13 जून को स्टार्ट किया गया था जो कि 11 दिन तक चलेगा दोस्तों, और यह इंडिया इंडो कॉर्पेट का 38वां संस्करण 24 जून तक चलता रहेगा दोस्तों। दोनों देशों के बीच पोस्ट महामारी समन्वित गश्ती है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं कुछ भारत के अन्य देशों के साथ प्रमुख सैन्य अभ्यास को देखते हैं दोस्तों। रिवाइज हो जाएगा ऐसे हमारा। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण शक्ति और गरुण चलता है, और इसके अलावा भारत और इजराइल के बीच में ब्लू फ्लैग, भारत और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड, भारत और जापान के बीच में धर्म गार्डियन और जीमैक्स, इसके अलावा भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन, और भारत और इंडोनेशिया के बीच में इंडो बिलाट भी सैन्य अभ्यास होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन है भारत, कनाडा, जापान, चाइना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
दोस्तों कनाडा इसके द्वारा हर सिगरेट पर एक मुद्रित चेतावनी पेश करेगा और तंबाकू फ़ोटो पैकेजिंग पर ग्राफिक फ़ोटो और चेतावनियों को शामिल करके यह देश का ट्रेड सेंटर बनने के 2 दशक के बाद कदम उठाया है कनाडा ने। यह दोस्तों हम देखेंगे कि सभी सिगरेट पे क्या लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा पॉइजन इन एवरी पफ। दोस्तों ऐसा अभी पूरी तरह से डिसाइड नहीं किया गया है कि यही रहेगा, बाद में ये चेंज भी हो सकता है। हम कनाडा के बारे में कुछ देखते हैं। तो कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है। यह कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। साथ ही इसकी राजधानी ओटावा है। सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय है। गवर्नर जनरल मैरी साइमन है और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। यहाँ मुद्रा चलती है कैनेडियन डॉलर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, जून 2022 में क्यू स्कूल क्वालिफाइंग चैंपियनशिप से प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास किसने रचा है? यहाँ ऑप्शन है सुरेश दहिया, वैभव कुमार, दीपक सिंह या हिमांशु जैन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी हिमांशु जैन ने यह इतिहास को रचा है। दोस्तों 11 जून को इन्होंने क्यू स्कूल क्वालिफाइंग चैंपियनशिप से प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर के लिए क्वालिफाई कर लिया है और साथ ही चैंपियनशिप का आयोजन वर्ल्ड स्नूकर टूर द्वारा 11 जून 2022 को बैंकॉक में किया गया था। दोस्तों हिमांशु के अलावा इस सर्किट में प्रवेश करने वाले कुछ 5 भारतीय हैं और अन्य में से यसीन मर्चेंट, पंकज आडवाणी, आदित्य मेहता और लकी वतनानी शामिल हैं। आइए अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है समय योद्धा, अग्निपथ, अजय युवा। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ नामक योजना को मंजूरी दी है। देखेंगे कि इस योजना के तहत जो भी युवा चयनित होंगे वे अग्निवीर के रूप में जाने जाएंगे दोस्तों, और उन्हें 3 सेवाओं में लागू कर जोखिम और कठिनाइयों भत्तों के एक आकर्षक मासिक पैकेज को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 4 वर्ष की अवधि पूरा होने पर उन्हें एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज का भी भुगतान किया जाएगा, यानी कि यह सिर्फ 4 वर्ष की सेवा होगी दोस्तों। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2022 में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं? ऑप्शन है जर्मनी, इटली, स्पेन या स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी स्पेन के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यह यूरोपीय संघ और सहयोग जोस मैनुअल अल्बरेज ब्यूनो 15 जून 2022 को नई दिल्ली पहुंचेंगे, यानी कि वो आज पहुंचेंगे और इनकी यात्रा व्यापार, रक्षा, जलवायु परिवर्तन और विज्ञान नवाचार सहित कई क्षेत्रों पर द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित होगा। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ आपसी हित पे मुद्दों पे बातचीत करेंगे दोस्तों। राजधानी है स्पेन की मैड्रिड, प्रधानमंत्री पेड्रो हैं और मुद्रा यूरो है। यहाँ पर हम स्पेन के मैप को देख सकते हैं दोस्तों। हम देख सकते हैं कि यहाँ स्पेन की राजधानी मैड्रिड स्थित है। फ्रांस इसका बॉर्डर से टच होता है और पोर्चुगल भी टच होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ मोरक्को स्थित है और यहाँ अल्जीरिया स्थित है। आज का अगला प्रश्न है, किस देश की रोसाटॉम स्टेट कॉरपोरेशन ने तमिलनाडु के कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए अधिक कुशल परमाणु ईंधन का पहला बैच प्रदान किया है? ऑप्शन है जापान, रसिया, चाइना, जर्मनी। दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी रसिया के रोसाटॉम कॉरपोरेशन ने तमिलनाडु के कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए अधिक कुशल परमाणु ईंधन का पहला बैच प्रदान कर दिया है। यह TVS-2M परमाणु ईंधन जो अभी मौजूदा ईंधन है उसकी तुलना में अधिक रिलायबल है दोस्तों, और साथ ही परमाणु ईंधन एक ईंधन है जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय श्रृंखला की अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण को देख सकते हैं तो यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 है। देखते हैं TVS-2M परमाणु ईंधन से क्या लाभ होगा। तो इससे यूरेनियम क्षमता बढ़ेगी
मलबे रोधी फिल्टर जो बंडलों को मलबे से नुकसान पहुंचाते हैं उससे फ़ायदा मिलेगा, और साथ ही यह रेलेबल है और चीप भी है। हम देखते हैं कि रूस 1888 में अंतर सरकारी समझौते और 1988 और 2008 के फॉलो ऑन समझौते के तहत कुंडनकुलम संयंत्र का निर्माण कर रहा है। संयंत्र का पहला चरण यूनिट नंबर 1 और नंबर 2 2013 और 17 में कमीशन किया जा चुका है, और साथ ही यूनिट नंबर 3 और 4 दूसरे चरण में है, और यूनिट 5 और 6 परमाणु संयंत्र के तीसरे चरण में है, और दूसरे तीसरे चरण का निर्माण अभी चल रहा है। दोस्तों, हम यहाँ परमाणु के 3 चरणों और उसके कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। इसे 1950 में होमी भाभा के द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों यहाँ हम पहले चरण में देखेंगे कि भारी जल रिएक्टरों यानी हैवी वाटर को प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें उप उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम 239 मिलता है, और साथ ही भारी जल का उपयोग मॉडरेट और शीतलक दोनों के रूप में किया जाता है। दूसरे चरण में क्या होता है, तो यहाँ प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है, जो कि हमें पहले चरण से प्राप्त हुआ रहता है, और इसमें किसी भी मॉडरेट का यूज़ नहीं किया जाता है, और साथ ही सोडियम शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है। और यह चरण तेज न्यूट्रॉन का उपयोग करता है, जिससे कि खपत और अधिक परमाणु ईंधन का उत्पादन किया जा सके दोस्तों। और इसमें यूरेनियम 233 उप उत्पाद यानी प्रोडक्ट के रूप में बनता है। फिलहाल भारत अभी इसी चरण में है दोस्तों, यानी दूसरे चरण में है। तीसरा चरण कौन सा है, तो थोरियम आधारित है दोस्तों, जो कि हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है दोस्तों। थोरियम एक उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली है, जिन्हें थोरियम का उपयोग करके ईंधन बनाया जा सकता है, और साथ ही कामिनी रिएक्टर दुनिया का एकमात्र संचालित रिएक्टर है जो ईंधन के रूप में यूरेनियम 233 का उपयोग करता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति मसौदे पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई है? ऑप्शन है विकलांग, ट्रांसजेंडर, महिला, वृद्ध। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति मसौदे पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई है दोस्तों, यानी इनके लिए कुछ नीति बनाई जाएगी। और इसको कौन कर रहा है, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। साथ ही यह विकलांगों के लिए 2006 की मौजूदा नीति में संशोधन किया जाएगा। दोस्तों इस नीति में किन किन चीज़ों का प्रस्ताव रखा गया है, तो विकलांगता निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और सभी क्षेत्रों तक पहुंच यहाँ पर शामिल किया गया है। हम देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार 2.68 करोड़ लोग, जो कि कुल जनसंख्या का 2.21% है, किसी न किसी रूप से विकलांग है। और दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय का विकलांगता रोकथाम कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो कि केवल पारंपरिक कारणों पर ही केंद्रित है, लेकिन विकलांगता का अन्य कारण भी हो सकता है, जैसे कि कुपोषण, चिकित्सा लापरवाही, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण या आपदाओं के कारण होने वाली हानि से भी लोगों में विकलांगता हो सकती है। भारत ने 2007 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। साथ ही अंजलि भौरा, जो अभी हाल ही में नीति को तैयार किया जाएगा, उसमें गठित समिति की प्रमुख हैं। इस मसौदे में क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों, तो दोस्तों आरपीडी अधिनियम के आधार पर इस विकलांगता नीति को तैयार किया जाएगा। दोस्तों हम देखेंगे कि बच्चों में 1/3 विकलांगताओं को जल्द ही पता लगाया जा सकता है। दोस्तों अगर कोई राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है, तो आरपीडी अधिनियमों का अनुपालन करके ही एक प्रावधान जोड़ेगा। और इसके अलावा विकलांगता पर मॉड्यूल MBBS और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय विकलांगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निजी वाहनों में भी संशोधन और दिशा निर्देश जारी करेगा। इसके अलावा विकलांगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार पोर्टल और विकलांगता खेल केंद्र को भी खोला जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान योजनाओं के लिए फ्रूट्स सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटका,
आंध्र प्रदेश या ओडिशा? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक सरकार के द्वारा किसान योजनाओं के लिए फ्रूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। यह एक सिंगल विंडो पंजीकरण करने के लिए सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जिसे किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यह स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड और कर्नाटक की भूमि डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है 16 जून 2022 को किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? ऑप्शन है भारत संचार निगम लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड या रिलायंस जियो लिमिटेड। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है। दोस्तों यह एक 20 स्क्रीन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें एप्लीकेशन पर उपलब्ध प्रमुख OTT भागीदारों से सामग्री पोर्टफोलियो तक पहुंचाया जाएगा और साथ ही उपयोगकर्ता फोर्टनाइट मेटावर्स नामक मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर मल्टीप्लेक्स सेवा का उपयोग कर सकेंगे और मेटावर्स भारत का पहला मल्टीप्लेक्स है। दोस्तों चलिए हमने जो क्वेश्चंस प्रीवियस वाले देखे थे उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न था किस मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022 को लॉन्च किया है? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्युत मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो हिंदी भाषा का इसमें उपयोग किया गया है। अगला है चीन और किस देश ने 10 जून 2022 को दोनों देशों के बीच पहली बार सड़क पुल का अनावरण किया है? यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रसिया और चाइना के बीच में सड़क पुल का निर्माण किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न था जून 2022 में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को समर्पित किया है? तो राइट आंसर है पणाजी, गोवा की राजधानी। और अगला और अंतिम प्रश्न है किस देश ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला मरम्मत का अधिकार विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दुनिया का पहला मरम्मत का अधिकार विधेयक पारित किया है। दोस्तों आज का सेशन कंप्लीट हो गया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि अगर हम आगे कोई भी वीडियो लाते हैं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।